नेहरू नहीं होते तो क्या कश्मीर भारत के साथ होता? कश्मीर का जिक्र छिड़ते ही आरोपों की बौछार शुरू हो जाती है, खासकर जवाहरलाल नेहरू पर। कश्मीर के बारे में कई सारे सवाल और आरोप होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह होना चाहिए कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इस आधार पर हुआ था कि हिंदू बहुल इलाके भारत में रहेंगे और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो फिर मुस्लिम बहुल कश्मीर भारत का हिस्सा बना ही कैसे? इस उपलब्धि का सबसे बड़ा श्रेय जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। आइए समझे हमारे इस इतिहास को। स्वतंत्रता के साथ भारत की मुख्य भूमि पर 565 स्वतंत्र राष्ट्र भी तैयार हुए थे। भारत भूमि का यह 40% हिस्सा था, जिसमें भारत की 23% जनता रह रही थी। पटेल और नेहरू दोनों ही इन रियासतों को अपनी ओर लाने की कोशिश में जुटे थे। जबरन किसी राज्य पर कब्जा करने का सवाल ही नहीं था। विभाजन की भूमिका अंग्रेजी राज में ही तय हो गई थी। 565 रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का या स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था। लेकिन नए लोकतांत्रिक भारत ने रियासतों की जनता के फैसले को महत्व दिया, न कि वहां के राजाओं के। जूनागढ़ और हैदराबाद के राजाओं की पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा को भारत ने इसी मुद्दे पर खारिज कर दिया। कश्मीर का एक अलग इतिहास है, अलग संस्कृति है। इस भूमि का भौगोलिक, सामरिक और राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, पूर्व सोवियत संघ और चीन से सटी है। महाराजा हरि सिंह उस वक्त कश्मीर की आजादी पर ही अड़े हुए थे। वे स्वतंत्र डोगरिस्तान बनाना चाहते थे। यही नहीं, उस वक्त ऑल जम्मू एंड कश्मीर हिंदू महासभा तथा जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम लीग भी राजा के स्वतंत्र देश बनाने के समर्थन में थे। पाकिस्तान और जिन्ना तो यह समझ के चल रहे थे कि मुस्लिम बहुल होने के कारण कश्मीर पाकिस्तान से ही जुड़ेगा। अमेरिका और इंग्लैंड चाहते थे कि कश्मीर स्वतंत्र रहे या पाकिस्तान से जुड़े। अमेरिका और सोवियत संघ में 1990 तक चले शीत युद्ध का यह शुरुआती दौर था। कश्मीर के भौगोलिक स्थान की वजह से ऐसी भूमि पर नियंत्रण करना इन बड़ी महासत्ताओं के लिए एक सामरिक जरूरत थी, और यह भारत की सुरक्षा के लिए एक स्थायी खतरा बन सकता था। इतने सारे मुद्दों और खींचातानी के रहते क्या मुस्लिम बहुल कश्मीर का भारत में विलय होना मुमकिन था? आखिर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कैसे बना? सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि और परिश्रम से। सरदार पटेल गृहमंत्री होने के नाते हमारे नवनिर्मित देश के अनगिनत आंतरिक समस्याओं के समाधान में उलझे हुए थे। इसलिए वे कश्मीर के मामले में बिल्कुल उत्सुक नहीं थे। पटेल ने माउंटबैटन से बड़े साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि कश्मीर के राजा अगर पाकिस्तान से सम्मिलित होने का निर्णय लेते हैं तो भारत को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन उस उथल पुथल के दौरान भी नेहरू की नजरें भविष्य की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत के स्थान पर और भारत के अपने भविष्य पर टिकी हुई थी। वे कश्मीर के सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक महत्व को तो समझ ही रहे थे, और साथ में यह भी मानते थे कि कश्मीर के ताज के बगैर भारत अधूरा होगा। नेहरू के लिए कश्मीर भारत का ताज सिर्फ भौगोलिक स्थान या सुंदरता की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था कि कश्मीर के इतिहास में सूफी, शैव और बौद्ध विचारों के संश्लेषण से जिस संस्कृति ने आकार लिया है, उस संस्कृति की वजह से। वे जानते थे कि दुनिया के लिए कश्मीर एक मिसाल होगी जहां भिन्न धर्म सदियों से रह रहे हैं। जब पूरा भारत विभाजन के बाद हिंदू मुसलमान दंगों में झुलस रहा था, तब भी कश्मीर में सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई थी,
भारत की नींव पाकिस्तान की तरह धर्म के आधार पर नहीं, सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता के आधार पर रखी गई थी। इसीलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कश्मीर जैसे एक मुस्लिम बहुल राज्य को भी वही गरिमा और न्याय मिले जो दूसरे भारतीय राज्यों को मिलना अपेक्षित था। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिससे करोड़ों भारतीय मुसलमानों को भारत में अपने भविष्य के बारे में विश्वास दिलाया। किसी के अखंड भारत की महज कल्पना करने से राष्ट्र एकजुट नहीं होता। कल्पना कीजिए कि कल हम हिंदू बहुल नेपाल और भूटान को हड़प ले, तो क्या आगे चलकर हम सचमुच एक अखंड राष्ट्र हो पाएंगे? क्या वे लोग हमारे इस व्यवहार का स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं। लोगों का दिल जीते बगैर सिर्फ जमीनें जोड़ने से राष्ट्र नहीं बनता। 1939 से ही नेहरू अखिल भारतीय प्रजा परिषद के अध्यक्ष के रूप में रियासतों में बटी भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का काम कर रहे थे। इसी के जरिए नेहरू कश्मीर में शुरू हुए जन आंदोलन के नेता शेख अब्दुल्ला से जुड़ गए थे। शेख अब्दुल्ला ने नेहरू से प्रभावित होकर धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय विचारों को अपनाया और जून 1939 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नामकरण ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। उसके बाद नेहरू कश्मीरी जनता के लगभग हर आंदोलन से जुड़े रहे। 1946 में शेख अब्दुल्ला ने महाराजा के जुल्म के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया, तो उसमें भाग लेने नेहरू कश्मीर पहुंच गए। वहां उन्हें गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, महाराजा की जेल में बंद शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील की हैसियत से नेहरू कश्मीर गए। शेख अब्दुल्ला पर उनका जो प्रभाव था, उसके कारण मुस्लिम आबादी के नेता होते हुए भी शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान या मुस्लिम लीग की तुलना में खुद को भारत के ज्यादा करीब पाने लगे। नेहरू ने कश्मीर के नेतृत्व को न सिर्फ राजनीति से भारत के पक्ष में किया, बल्कि असल में अपना दिल कश्मीर को देकर कश्मीरियों का दिल भारत के पक्ष में कर लिया। 13 अगस्त 1947 को कश्मीर के राजा ने भारत और पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव के तहत कश्मीर न तो भारत में और न ही पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था। इसमें दोनों देशों से 1 साल तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था। पाकिस्तान ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन नेहरू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबाइलियों के आड़ में हमला किया। कश्मीर की जनता से नेहरू का जो रिश्ता था, उसकी वजह से यह खबर इस हमले से 1 महीने पहले ही नेहरू को मिल गई थी। खुफिया तंत्र से मिली इस खबर पर उन्होंने सरदार पटेल को आगाह कर दिया। नेहरू चाहते थे कि पाकिस्तान के ओर से कोई गड़बड़ी होने से पहले पटेल बिना कोई वक्त गवाए कश्मीर के राजा को भारत की तरफ कर ले। नेहरू ने पटेल को लिखे 2 पत्रों में वे इस बात को बार बार जोर देकर दोहरा रहे हैं। कबाइली हमला होने पर कश्मीर के राजा ने शुरू में तो अपनी खुद की सेना के द्वारा इसका मुकाबला किया। राजा के पूर्व सेना प्रमुख अंग्रेज मेजर जनरल स्कॉट ने तो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका कोई लड़ाई किए बिना पहले ही पाकिस्तान को सौंप दिया था। ऐसी स्थिति में जब हमलावर श्रीनगर से 25 मील की दूरी पर आ खड़े हुए, तब राजा ने भारत के पास मदद की याचना की। नेहरू ने कड़ा रुख अपनाते हुए महाराजा को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है तो ही हम अपनी सेना भेज सकेंगे, वरना नहीं। नेहरू के इस दबाव की वजह से महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर रातों रात दस्तखत किए। उसी समय कश्मीर की जनता के लोकप्रिय नेता की हैसियत से शेख अब्दुल्ला ने भी भारत में विलय को स्वीकार किया और वे कश्मीर के प्रभारी प्रमुख बनाए गए। कबाइली हमलावरों द्वारा कश्मीरी जनता पर भयानक अत्याचार किए गए। कश्मीर के राजा तो विलय होते ही उसी रात अपनी पूरी संपत्ति साथ लेकर जम्मू भाग गए। उस दौरान शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीरी जनता ने भारतीय सेना आने तक कबाइलियों का सामना बड़ी ही वीरता के साथ किया। नेहरू ने भेजी हुई इस भारतीय सेना का अभूतपूर्व स्वागत कश्मीरी जनता ने किया। जान पर खेल कर इस सेना की मदद की।
आगे चलकर सरदार पटेल ने संविधान सभा की अनुमति से धारा 370 को लाया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि जो कश्मीरी लोग अब तक स्वतंत्र देश थे, उनकी गरिमा संरक्षित रहेगी। इसकी पूरी कहानी और सारे तथ्य आप जगा भारत के YouTube चैनल पर एक दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। नेहरू की दूरदर्शिता का परिचय इससे भी होता है कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि पंजाब के 2 प्रांत भारत का हिस्सा बने, ताकि भविष्य में कश्मीर पर होने वाले हमलों का सामना किया जा सके। यदि सारा गुरदासपुर जिला पाकिस्तान को चला जाता तो शेष भारत से कश्मीर का संपर्क केवल हवा के जरिए संभव था, न सड़क से और न रेल से। ऐसी स्थिति में कबायली हमले के समय भारतीय फौजों का कश्मीर पहुंचना असंभव था। रोचक यह है कि 17 अगस्त 1947 तक, यानी रेडक्लिफ अवार्ड के औपचारिक रूप से घोषित होने तक, यही माना जा रहा था कि गुरदासपुर जिला पाकिस्तान को ही जाएगा। मुस्लिम लीग का तर्क था भौगोलिक समीपता और मुस्लिम आबादी के अधिक होने के आधार पर गुरदासपुर पाकिस्तान को ही मिलेगा। रेडक्लिफ ने तो पहले पूरा ही गुरदासपुर पाकिस्तान को दिया था, लेकिन नेहरू ने माउंटबैटन के माध्यम से पूरा दबाव बनाकर ऐन आखिरी पल गुरदासपुर की पूर्वी तहसीलें भारत को जोड़ दी। यह होती है चाणक्य नीति। यह भी सवाल उठाया जाता है कि नेहरू ने तब पूरा कश्मीर कब्जे में क्यों नहीं कर लिया। अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ यह युद्ध दिसंबर 1948 तक, यानी 1.25 साल तक चला। भारत के 1100 सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए। कश्मीर के एक एक दुर्गम कस्बे से दुश्मन को निकालने का बेहद मुश्किल काम सेना कर रही थी। सर्दियों में उस समय का कश्मीर शेष भारत से पूरी तरह से कट जाता था। उस समय की भारतीय सेना बर्फीली सर्दियों में युद्ध के लिए बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं थी। दूसरी ओर देश के विभाजन से आए विस्थापितों का बोझ पहले ही अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा था। देश में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। सभी स्थितियां विपरीत थी। सरदार पटेल आगे और युद्ध चलाने के खिलाफ थे। उन्होंने गोपाल स्वामी आयंगर को लिखे पत्र में लिखा है कि इस युद्ध ने हमारे आर्थिक स्रोतों को पूरी तरह से निचोड़ लिया है, और अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत कठिन होगा। इन परिस्थितियों में भी भारत की सेना ने कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों से हमलावरों को खदेड़ दिया था। यही नहीं, बाल्टिस्तान के आसपास के कारगिल जैसे ऊंचे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों पर भी कब्जा जमा लिया था। इस स्थिति में यह कहना कि नेहरू या पटेल ने आगे आक्रमण नहीं किया, यह सरासर गलत है। अब समय आ गया था कि इस विलय को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलवाने का। तो 1 साल तक युद्ध चलने के बाद जब और आगे बढ़ना मुश्किल साबित हुआ, तो नेहरू कश्मीर का मामला लेकर संयुक्त राष्ट्र गए। यह भी साफ है कि अगर भारत पहले नहीं जाता तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में दलील लेके पहुंचता, क्योंकि भारत ने यह मामला पहले उठाया और पाकिस्तान को आक्रमणकारी करार दिया। कूटनीतिक दृष्टि से यह भारत का एक मास्टर स्ट्रोक था। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और ब्रिटेन के विरोध के बावजूद नेहरू निर्णय भारत के पक्ष में ला सके। इस निर्णय के तहत युद्ध समाप्ति के आदेश दिए गए। 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम लागू हो गया। इसी आदेश में यह भी कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में जब पाकिस्तान अपनी सेना तथा घुसपैठियों को पूरी तरह से कश्मीर की भूमि से वापस बुला लेता है, तब उसके बाद ही भारत अपनी सेना वापस बुलाए और फिर कश्मीर में जनमत संग्रह लिया जाए। जहां युद्ध रुक गया, उस सीमा को हम आज LOC कहते हैं। अपनी कश्मीर नीति के तहत नेहरू ने कश्मीरी जनता का दिल जीत लिया। उन्होंने महाराजा पर दबाव लाकर कश्मीर का भारत में विलय करवा लिया। पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करते हुए अधिकतर कश्मीर पर भारत का कब्जा जमा लिया और संयुक्त राष्ट्र में जाकर
कश्मीर के विलय को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाई। इतिहास के इस बहुत ही कठिन दौर के बारे में आजकल हम अक्सर हल्के तरीके से बहस करते हैं, नेहरू और पटेल को कोसते हैं। देखिए, ख्याली नक्शे बनाना और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना आसान है, लेकिन एक राष्ट्र खड़ा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए असीम मेहनत की जरूरत होती है। उसकी नींव को अपने खून और पसीने से सींचना पड़ता है।